हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जीवधारियों में जनन के टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कभी न कभी पूछा गया है। और दोस्तों आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बिहार बोर्ड हाईलाइटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जीवधारियों में जनन के हाईलाइटेड क्वेश्चंस को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, ठीक है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इन विट्रो, ऑप्शन नंबर बी वीवो, और ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए इन विट्रो। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में जोंक, ऑप्शन नंबर बी में केचुआ, ऑप्शन नंबर सी में फीता कृमि, और ऑप्शन नंबर डी में घरेलू मक्खी। और दोस्तों यह क्वेश्चन 2016 और 17 दोनों में पूछा गया है, ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना। क्वेश्चन जो था कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी घरेलू मक्खी, ठीक है। घरेलू मक्खी जो है उभयलिंगी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप 12th क्लास में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके अच्छे नंबर लाने में और आपको एक सक्सेसफुल 12th क्लास का स्टूडेंट बनाने में। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, ठीक है। इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में शैवाल, ऑप्शन नंबर बी में ब्रायोफाइट्स, और ऑप्शन नंबर सी में टेरिडोफाइट्स, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी का, ठीक है। इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, तो तीनों में जल के माध्यम से निषेचन होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2012 में पूछा गया है, वो है निम्न में कौन सा उभयलिंगी पादप नहीं है? निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो इस क्वेश्चन का, ये तो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप कितना भी गाइड जो है सब चेक कर लीजिए, आपको यह क्वेश्चन सबसे ऊपर दिखेगा जीवधारियों में जनन चैप्टर के क्वेश्चंस के मामले में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ए में पपीता, और ऑप्शन नंबर बी में सरसों, ऑप्शन नंबर सी में मक्का, और ऑप्शन नंबर डी में गुड़हल, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पपीता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है जो 2015 में पूछा गया है, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में मुर्गी, ऑप्शन नंबर बी में सांप, ऑप्शन नंबर सी में मगरमच्छ, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। दोस्तों आपने 10th क्लास में एग्ज़ाम दिया तो आपको पता अनुभव यह हो गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि इनमें से कौन सा अंडप्रजक प्राणी है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर इनमें से सभी, इनमें से सभी, ठीक है। मुर्गी, सांप, मगरमच्छ सभी अंडप्रजक प्राणी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा गया है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है? मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है। हमारे पास 2019 का गाइड है, तो यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, सिर्फ एक ही बार कह सकते हैं। नया 2024 तक वाला में तो ये 2 बार 3 बार आ गया है, ठीक है। तो मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 21, ऑप्शन नंबर बी में 23, ऑप्शन नंबर सी 44, और ऑप्शन नंबर डी में 46। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी 46, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 46 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है?
मुगलन द्वारा जनन किस में होता है? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ए में ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी में म्यूकर में, ऑप्शन नंबर सी पाइनस में और ऑप्शन नंबर डी फर्न में। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि मुगलन द्वारा जनन किस में होता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में। ईस्ट में मुगलन द्वारा जनन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्तनधारी के शुक्राणु के माध्यम में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के माध्यम में क्या पाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी में रसधानी, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी में सेंट्रियोल। ठीक है। तो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्यम भाग में क्या पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ठीक है। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में n, ऑप्शन नंबर बी 2n, ऑप्शन नंबर सी 3n और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 3n। ठीक है। भ्रूणपोष में 3n क्रोमोसोम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर बी में अलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर बी में आंतरिक निषेचन। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जनन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 124, ऑप्शन नंबर बी 31, ऑप्शन नंबर सी 30 और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है 62। तो हमारा क्वेश्चन जो था कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 31। ठीक है। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में 30 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, मन धन तन एकदम फुल लगा के मेहनत करिए और अच्छा रिजल्ट लाकर अपना गांव का नाम और अपना नाम माता पिता का सबका रोशन करिए। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।